अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो दिन ब दिन गर्म होता चला जा रहा है और इस गर्मी की वजह से शहरी काफ़ी परेशान नजर आते हैं। खासतौर पर वो शहरी जिन्होंने बाइक्स के ऊपर जो है वो सफ़र करना होता है। बच्चों को बाइक्स के ऊपर सफ़र करवाने से ज़रा आजकल गुरेज करें, क्योंकि लू चलती है दोपहर के औकात में। मौसम पिछले दिनों अच्छा हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ फिर गर्मी की लहर ने एक बार कदम जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर जमा लिए हैं। आइंदा आने वाले 24 घंटों के लिए वेदर कैसा होगा देखेंगे टुडेज वेदर में। फसी हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी, बताइएगा क्या सूरत हाल होगी 24 घंटों के लिए महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के अगर मौसम की बात की जाए तो दर्जा हरारत में मामूली कमी रिकॉर्ड है गुज़श्ता दिनों की निस्बत। आज दर्जा हरारत जो है वो उसमें एक कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो दर्जा हरारत है वो 39 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इस तरह दोपहर के औकात में भी जो मौसम है इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा। और अगर हवा में नमी की तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं। अलबत्ता गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज जो है वो दर्जा हरारत में मामूली सी जो कमी है वो वाक़या हुई है। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है शहर फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तब्दील होने की काफ़ी हद तक ज़रूरी है। आबादी तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आबादी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जा रहा जैसे करने की ज़रूरत है। 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी के शहर में बहुत सारी नई सड़कों का क़याम जो है वो ज़रूरी बन चुका है। और न सिर्फ सड़कें बल्कि इसके साथ साथ जो रोड टूट फूट का शिकार है उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो रिपेयर किया जाए। अगर ख़ास तौर पे बात करें सरगोदा रोड की, तो सरगोदा रोड का रोड ऐसा रोड है जिससे मुंसलिक है चन्योट जाने के लिए बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से आते जाते हैं। टूट फूट का शिकार होने की वजह से बहुत सारे ट्रैफिक हादसा का सबब बनते हैं। दिन के वक्त भी और रात के औकात में भी आपको मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा जो है वो देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि अगर आपने दही खाया और उस रोड पे आप चलेंगे मोटर बाइक पे तो ऑटोमेटिकली वो लस्सी जो है वो पेट के अंदर बन जाएगी। और अगर आपने खाना खा लिया है अच्छा और हजम नहीं हो रहा तो तब भी आप मोटर बाइक पे सफ़र जो है सरगोदा रोड पे करें तो काफ़ी हद तक आपको अफाका जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि सिविल सिस्टम के निज़ाम और जो नए रोड्स तामीर होने उनकी भी तामीरात जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी हो चुकी है। एक और बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे शहर फैसलाबाद को ही नहीं, मेरा ख्याल है बहुत सारे और भी शहरों को देखने पड़ते होंगे कि जब बिल्कुल नई सड़क बन जाती है किसी जगह पे तो याद आता है कि यार पानी के पाइप डालने तो रह गए, तो उसे उखाड़ के दोबारा पानी के पाइप डाले जाते हैं। फिर याद आता है कि जनाब सीवरेज सिस्टम डालने वाला रह गया है तो उसे उखाड़ के सीवरेज सिस्टम डाला जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो रिपोर्टर आज हमारे मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं तारुफ आपका करवाता चलूँ, मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर हैं। और उनके साथ साथ इमरान असलम हमारे रिपोर्टर उनके साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। अली नारू की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नारू, आप क्या कहेंगे, ये जो रोड्स की टूट फूट का शिकार हैं इनको रिपेयर नहीं किया जाता, रिपेयर किया जाता है तो इसके साथ साथ दोबारा ख़राब भी कर दिया जाता है सीवरेज या पानी के पाइप डालने के बहाने, क्या कहेंगे? हन्नान, ये ऐसा मसला बन चुका है फैसलाबाद में कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है लेकिन मसाइल का गढ़ बन चुका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाती है और बिलखसूस अगर सड़कों की बात की जाती है, शाहराहों की बात की जाती है, तो नकलो हरकत का जो सबसे अहम जरिया होती हैं सड़कें होती हैं जहाँ पर शहरी सफ़र करते हैं, तो फैसलाबाद में जो बड़े बड़े रोड्स हैं, अहम शाहराहें हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं। और आज से नहीं, अरसा दराज से यही सूरत हाल है उनकी और जूं की तू है। और अब आलम यह हो चुका है कि शहरी आदी होते जा रहे हैं उन रोड्स के। वो सफ़र कर करके के शहरियों को मालूम ही नहीं है कि अब ये सड़क उनके अंदर जो नोयत है ये बन चुकी है कि ये सड़क टूटी हुई है या टूट फूट का शिकार है, वो वहाँ पर आदी बन चुके हैं। लेकिन आ जाकर मसला ये है कि ये कब जाकर रिपेयर होंगे, कब इनकी मरम्मत की जाएगी। बड़े बड़े अहम रोड, जैसे आपने खुद जिक्र किया सरगोदा रोड का, शहर की सबसे अहम शाहराह है, चन्योट की जानिब जाती है, शहर को मिलाती है, लारी अड्डा है, बस अड्डा है सबसे बड़ा, ठीक है। और शहर यानी कि जो लोग शहर के बाहर से आते हैं
अगर वो लाड़ी अड्डा पर आ रहे हैं तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट उन पर पड़ता है वो क्या पड़ता है कि वहाँ पर पानी जमा है, उस चौक में सीवरेज का पानी जमा है, उनको वहाँ से गुजरना पड़ता है और मुसाफिरों को बिलखुसूस जो आने वाले हैं जाने वाले हैं शहरी बाहर, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर बात यह है, अलमिया यह है कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया जो इदारे हैं, मुतल्लिका इंतज़ामिया जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। इतने अरसे से टूट फूट का शिकार हैं ये रोड, ये सड़कें कब तमीर होंगी। और सिर्फ सरगोदा रोड ही नहीं, शहर की अहम जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे पीपल्स कॉलोनी का आप जिक्र कर लें, उसमें सत्याना रोड कॉलेज आज तक तमीर नहीं हुआ, 2 साल हो गए हैं उसकी टूट फूट को। पाइपलाइन डाली गई है, बाद में आज तक तमीर नहीं हो सका। वहाँ पर तलबा का रोज़ाना की बुनियाद पर तलबा ने आना है जाना है, मेन रोड है। करीम टाउन उसको उसके मुल्हिका आबादी है, मुस्लिम पार्क उससे मुल्हिका आबादी है, मोहम्मदी चौक उससे मुल्हिका आबादी है, बाबर चौक से मुल्हिका आबादी है, हसीब शीद कलोन मुल्हिका आबादी है उसकी। तो इतनी बड़ी कॉलोनियां हैं और उनकी जो अहम शहराएं हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। चलें हम ये कह दें कि जी गैर गुंजानबाद इलाका है, आप तवज्जो नहीं करें, चले वहाँ पे आमदोरफ्त का इतना सिलसिला नहीं है, लेकिन जहाँ पर आमदोरफ्त ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, कम से कम वो रोड तो आपको फिलफौर तामीर करने चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। ऐसे ही मैंने जिक्र किया जैसे पीपल्स कॉलोनी का, ऐसे ही सरफराज कॉलोनी और पीपल्स कॉलोनी से मुल्हिका रोड है ग्रीन बेल्ट का, डिस्पेंसरी है, फवारा चौक है, सरफराज कॉलोनी है और मुल्हिका आबादियां हैं 2, पीपल्स कॉलोनी 2 है, सरफराज कॉलोनी है, आगे रसूल नगर जाता है, जुल्फ़कार कॉलोनी है, सदीकिया कब्रिस्तान को रोड जाता है। ऐसी मेन शहराएं हैं। अब वो 4 माह से भी ज़ायद का वक्त हो चुका है, अच्छे भले रोड को सीवरेज की पाइपलाइन के लिए उखाड़ा गया, अब 4 माह हो चुके हैं, वो रोड की हालत जूं की तूं है। वहाँ पर जो मुतल्लिका आबादियों में रहते हैं, जो मकीन है वहाँ कर, उनको परेशानी का सामना है। आया आपके पास फंड्स हैं, आपके पास सब कुछ है, आपने ये फंड्स कहाँ पर लगाने हैं? अगर आपने बर वक्त शहरियों की आमदोरफ्त का इंतज़ाम बेहतर नहीं करना, अगर आपने बर वक्त शहरियों को सहूलत मुहैया नहीं करनी, तो आप किस काम के पैसे ले रहे हैं? आप किस काम के मुलाजिम हैं? आपका क्या काम है? आपने क्या देखना है? अगर आपने बर वक्त यही काम नहीं करने तो शहरियों को इन इदारों का फ़ायदा क्या है? आपने आना है, अफसरशाही दिखानी है, ऑफिस में बैठना है, अपना वक्त पूरा करना है, चले जाना है। ये काम कर रहे हैं आप लोग। 3-3, 4-4 माह हो गए और बसा रोड तो ऐसे हैं, जैसे आपने सरगोदा रोड का जिक्र किया है, ऐसे गुलाम मोहम्मदाबाद का निशाताबाद का चौक है, ऐसे मेन शाहराएं हैं जिनको कई हो गए हैं, साल हो गए हैं, उनकी मुरम्मत नहीं हो रही। तो हमारा जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मुल्क का सबसे बड़ा सनती शहर है, इसमें अगर ये हाल है तो हम तो दूसरे शहरों की बात करते नहीं हैं। और अगर इसमें ये हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तमीर व मुरम्मत का, तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा? और ये फैसलाबाद, अगर यहाँ पर काम नहीं करवा रहे आप लोग, अहम इलाकों के काम नहीं करवा रहे, और वो इलाके जहाँ पर आमदोरफ्त रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारे जो इंतज़ामी अदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और उससे बढ़कर यहाँ पर इलेक्ट होने वाले जो हमारे नुमाइंदगान हैं, खैर उनकी तो बात अब करते नहीं है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, शिकार है, चैमा गोइयाँ हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा है। लेकिन आखिरकार जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है, मुतल्लिका इदारे हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए और ये जो रोड्स हैं इनकी फिलफौर मरम्मत करनी चाहिए। जहाँ पर तमीर की ज़रूरत है उसको तमीर करें, जहाँ पर छोटे छोटे पैचअप करने की ज़रूरत है पैचअप करें। होता ही है कि एक गड़ा पड़ता है, उसको हमने ठीक नहीं करना, गड़े को ठीक नहीं करना, हमने उसको बिगाड़ना है। वो जब बढ़ जाएगा, काम खराब हो जाएगा ज़्यादा, फिर हमने उसकी तरफ तवज्जो करनी है। और बाद में जैसे आपने जिक्र किया, अगर अल्लाह अल्लाह करके रोड बना दिया जाता है, आवाम की सुनी जाती है, शहरियों की सुनी जाती है, और बाद में याद आता है कि यहाँ पर तो सरकारी पानी की लाइन बिछनी है, यहाँ पर तो सुई गैस का पाइप रहता था, वो भी यहाँ पर लगाना है हमने, और बाद में आ जाके जी सीवरेज लाइन भी इसकी रहती है, और अगर किसी दूसरा कोई नवीयत का काम निकल आया तो वो भी हमने तब कर देना है। आया जब रोड की इंस्पेक्शन होती है, जब आप उसका मुआयना करते हैं, तो क्या तब जो मुतल्लिका इदारे हैं, आपका सुई नौदरन है, वासा है, उसको याद नहीं आता? क्या ये लोग इकट्ठे होकर लाहे अमल तैयार नहीं करते कि भाई ये सड़क अब तमीर करने लगे हैं हम, इसका कुछ रहता तो नहीं है आपकी जानिब से? जब हम कर लेते हैं तो ये उस अवाम का पैसा है जहां पर महंगाई की जो शरह है वो 38% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक। और इनके पास रोजगार के जरिए नहीं है, उनके पैसे का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। आज इसकी भी पूछगछ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इमरान असलम, आप क्या कहेंगे इस हवाले? देखें, सबसे पहले तो जो सरगोदा रोड की बात करें तो लारी अड्डे से लेके कमालपुर इंटरचेंज तक 44 करोड़ के फंड्स जो है वो रखे गए थे, और ये जो माली साल 2022 और 23 था उसके लिए 15 अरब रुपए के फंड जो है वो फैसलाबाद को सीएम पैकेज के तहत मिले, जिसमें सबसे फैसलाबाद का बड़ा मनसूबा है रिंग रोड। अभी इनिशियली हम सरगोदा रोड से स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें क्लैश क्यों हुआ। हम कहते हैं जनाब यहाँ पे ये सिचुएशन है, सरगोदा रोड क्यों नहीं बन सका, इसके पीछे वजूहात क्या हैं।
वजूहात जब हम स्टोरीज करते हैं तो इसके पीछे वजूहात ये हैं कि रिस्टोरेशन जो चार्जेस है वो अदा नहीं कर पाते। पैसे पड़े हुए हैं 44 करोड़ हाईवे के पास। अब वहां पर वासा और सुई गैस के जो पाइप्स हैं, अब उन्होंने अगर बनी हुई सड़क उखाड़ दी है, उसके रिस्टोरेशन चार्जेस अदा करने होते हैं जो एक महकमा दूसरे महकमे को अदा करता है। यहां पे जो है वो क्लैश पैदा हो चुका है अमंग टू डिपार्टमेंट्स, वासा, हाईवे और सुई गैस के दरमियान। जब तक वो रिस्टोरेशन चार्ज अदा नहीं कर पाएगा तब तक वो रोड बनेगी नहीं। और ये जो मैटर है ये डिप्टी कमिश्नर ने भी जो है आगाही दी थी, डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी भी की थी, कमिश्नर ने भी इंक्वायरी की है। अभी तक जब तक वो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रिस्टोरेशन चार्जेस अदा नहीं कर पाएगा तब तक जो बन नहीं पाएगा। इसी तरह फैसलाबाद समुद्री रोड ले लें, अभी 17 करोड़ जो है वो रिसेंटली तौर पर जो बना है फैसलाबाद डी टैप से लेके बाईपास तक। आप चेक करें वहां पर किस तरह जो है वो क्रैकर डल गए हैं। और चीफ इंजीनियर आया, उन्होंने कहा जी सब सॉइल जो टेस्ट मट्टी का टेस्ट होता है वो किया तो उसमें तो क्रैकर पड़े हुए हैं जी। 17 करोड़ लगे कहां पे? यही चीज है कि फैसलाबाद समुद्री रोड ले लें, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला जंग रोड ले लें, सत्याना रोड ले लें, जड़म वाला रोड ले लें, ये ऐसे रोड्स हैं जो फैसलाबाद के मेन पिलर्स हैं। किसी ने भी जो है वो फैसलाबाद का विजिट करना होता है तो सबसे पहले फैसलाबाद की 4 सड़कों को विजिट करता है, समुद्री रोड, जंग रोड, सत्याना रोड, जड़म वाला रोड। अगर ये चीज आप लोगों की बेहतर नहीं हो पाएगी तो बाकी जो गंजान आबाद इलाके हैं जिस तरह समुद्री डिस्कोट रोड, समुद्री साहिवाल रोड और इसी तरह जो है समुद्री तांदरे वाला रोड, और फैसलाबाद की बात करें, फैसलाबाद सत्याना रोड में रिसेंटली जो है वो हमने एक रिपोर्ट किया है, उसमें नाकस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है, जिस पर जो है डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कहा कि जनाब हमें बताया जाए इसमें जो मटीरियल का इस्तेमाल हो रहा है वो नाकस है, तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं। और हालिया मानसून बारिशों के बायस आपको पता है फैसलाबाद में रोड जो डैमेज हुए हैं, अक्रॉस द प्रोविंस तो हुए हैं, फैसलाबाद में भी डैमेज हुए हैं। आप डिस्कोट की तरफ चले जाएं या तांदरेवाला की तरफ चले जाएं तो ये बेशर ऐसे मसाइल हैं जो महकमा हाईवे फैसलाबाद में जो है इनको देख के जो आंखें बंद कर ली हुई हैं। और दूसरी बात, फैसलाबाद का जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बिल्डिंग सेक्टर को ले लें और इसी तरह जो है वो रोड सेक्टर को ले लें, फैसलाबाद में जो बुनियादी सहूलियात है वो महकमा मवासलात है और किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार है वो महकमा मवासलात के दारोमदार में घूमता है। और अभी हम देख रहे हैं कि हम किस तरह करें, एक सड़क को 6 माह हुए हैं वो डैमेज हो चुकी है, किसके नक्शे कदम पे चलें, किस कंट्री को फॉलो करें ताकि वो सड़क जो है बनी हुई है वो अपने टाइम पीरियड 15 साल होते हैं, 16 साल होते हैं, उस तक पहुंच सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर कर दिए जाते हैं जनाब, उसको बजट जारी कर दिया जाता है, पता चलता है कि 6 माह में सड़क का तहस नहस हो गया है, कुछ अखाड़ बचाड़ शुरू कर दी गई है। क्यों? ये लैक ऑफ डिपार्टमेंट्स की नेग्लिजेंस है जिसको बर वक्त जो है वो डिपार्टमेंट तौर पे हल करना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को हरगिज़ वर्क अलॉट नहीं करना चाहिए जिसपे कोई एलिगेशंस हो, जो सब स्टैंडर्ड्स मटेरियल का इस्तेमाल करता हो, जो ऐसा हो जो ब्लैक लिस्ट हो। तो ये फैसलाबाद में जब तक रोड सेक्टर बेहतर नहीं होगा तब तक आई थिंक ऐसा कुछ जो है वो हम लायामल देख नहीं रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा। अभी रिसेंटली फैसलाबाद में प्रपोजल बना जा रहा है फ्लाईओवर और ब्रिजेस का, और ये एज कम्पेयर टू पीडीएस और पीएमएलएन ने ये शुरू किया था फैसलाबाद में जो जाल का अंडरपास है और इसी तरह फ्लाईओवर्स हैं। अभी रिसेंटली जो है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर्स ने प्रपोजल दी है डेवलपमेंट ऑफिस को कि जनाब फैसलाबाद जो है वो कोरियम वाला पुल और इसी तरह जो जुमरा रोड पे जो है वो फ्लाईओवर्स अंडरपासेस बनाए जाएं। और एक सीएम पैकेज के तहत हर सिटी को एक बजट मिलता है जिसमें हर एमपीज एमएनएस को 10-10 करोड़ की अलॉट की जाती है। अभी फैसलाबाद रिंग रोड के लिए 6.5 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया गया है, जिसमें से वो जारी भी कर दिए गए हैं। और 97 किलोमीटर तक फैसलाबाद से बाईपास से अब्बासपुर तक, अब्बासपुर से आगे सत्याना, सत्याना से तांदला, अमीपुर बंगले, पूरी जो लूप घूमती है ये फैसलाबाद रिंग रोड है। अनफॉर्चुनेटली ये 32 अरब रुपए का मनसूबा था रिंग रोड का। अभी तो मैं इसको रिंग रोड इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जस्ट ये रिहैबिलिटेशन की स्कीम है कि एक सड़क है उसको जस्ट रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। चलो अल्लाह अल्लाह करके वो भी रिहैबिलिटेट शुरू होगी, 6.5 अरब की स्कीम, उसको तो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो टोटा है जंग रोड से अमीपुर वाला वो भी जूं का तू है, और इसी तरह जो है अमीपुर से जो सत्याना वाली साइड पे वो भी जूं का तू है। 6.5 आपने नारू, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो बजट मुख्तस किया गया है और कहा जा रहा है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट जो है वो 1100 अरब के करीब जो है मुख्तस किया गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, बजट हनान हर साल अनाउंस किए जाते हैं, आपके सामने हैं। अब ये है कि जो बजट हमारे आगे मुहैया किया गया है, पहले तो मैं इसको मतलब कि हर बंदे का अपना एक तजिया होता है, मैं इस हक में नहीं हूँ कि एमपीए को बजट दिया जाए या किसी को बंदे को उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट से पैसे निकाल कर दिए जाएं। इसके लिए आपके इदारे
ज़्यादा बावर होने चाहिए और ज़्यादा उनके पास इस्तात होनी चाहिए इन कामों को पैसे जो लगाने के लिए, क्योंकि वो ग्राउंड फील्ड में होते हैं, उनके मुलाजमीन होते हैं, वो देखते हैं हर चीज़ को, कहाँ पर कितने पैसे लगाने हैं, उसके मुतल्लिका फिर मंजूरी है, वो आगे सारा सेम प्रोसीजर है। अब बजट हमारे पास आता है, पैसे हमारे पास पड़े रहते हैं, वो कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, इन सोचों में, मंसूबों में, लेकिन मंसूबा बन जाता है, बाद में मंसूबे के पैसे रिलीज नहीं होते, फंड रिलीज नहीं होते, वक्त गुजर जाता है, अगले के पास पहुंच जाता है। आया मसला ये होता है, सवाल ये है कि हमें ग्राउंड में वो पैसा लगता नजर क्यों नहीं आता, हमें आम शहरी की ज़िंदगी संवरती हुई नज़र क्यों नहीं आती, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नज़र क्यों नहीं आता, उसमें काम होता हमें नज़र क्यों नहीं आता। सवाल ये है कौन है इसका जिम्मेदार। ये वो चीज़ें हैं, अब बजट आ गया, पैसे मिल गए, एमपीए को पैसे मिल गए, वो क्यों नहीं लगा रहा भाई। उसको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी है, उसको पता है कि ये रोड मुरम्मत होने वाला है, उसको पता है कि ये रोड काबिल सफर है ही नहीं है। अब जैसे इससे बड़ी नाअहली और नालायकी क्या हो सकती है कि 2 साल हो गए हैं सरगोदा रोड को, अब इसको पोर्शन वाइज इसको किया जा रहा है, इसका काम कभी आधा रोड बना दिया जाता है, फिर उसको फिल किया जाता है, फिर बकिया आधा बना दिया जाता है, ठीक है। अब लोगों को मुश्किलात का सामना है, बजट आपने अनाउंस कर दिया, मंजूरी आपने दे दी, फंड रिलीज कर दिए, फिर भी काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं काम हो रहा, कौन पूछेगा, कौन देखेगा, इनको कोई सवाल करने वाला नहीं है। आज आकर जो तकलीफ है वो आम शहरी को सहना पड़ती है, लेकिन बस करें खुदारा, अब होश के नाखून ले लें। आम शहरी इतना तो बाशऊर हो चुका है अब कि कम से कम उसको आप फैसिलिटेट करें, बुनियादी सहूलियात तो उसको दें। हम अपना जो मुआवजना है दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से नहीं करते, हम तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं, हम अभी उन मराहिल को तय कर रहे हैं, लेकिन उन मराहिल को भी हम सही से तय नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो मुतलका बजट है, जो हमारे पैसे हैं, वही हम पर खर्च नहीं हो पा रहे। दूर तो हम क्या ख्वाहिश ज़्यादा करते हैं आपसे, हम आपसे क्या चाहते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो जैसे इंग्लिश मीडियम तालीम में उसको दी जा रही है, अच्छे स्कूलों में, क्या सरकारी स्कूलों में हम वैसी तालीम आपसे मांग रहे हैं। हम तो चल ही जा रहा है, निज़ाम चलता जा रहा है, हम कुछ नहीं कहते। आम शहरी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इस माहौल में एडजस्ट कर रहा है, लेकिन आप कम से कम उसको एडजस्ट होने दें, आप उसको उतनी बुनियादी सहूलियात दे दें। वो हस्पताल है आपका, वो सड़क है आपकी, वो डिस्पेंसरी है आपकी, वो तालीम है आपकी, वो कोई भी महकमा है, लेकिन जब शहरी वहां पर जाए वो इतना तो मुतमिन होकर आए कि कम से कम उसकी बात सुनी गई है, उसकी बात पर एक्शन लिया गया है। सड़कें तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर दुकानों वाले जो हैं आम शहरी के साथ वो क्या करते हैं, प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर क्या काम कर रहा है, महंगाई का जो एक महंगाई का तूफान ऊपर से है, एक महंगाई का तूफान दुकानदार की तरफ से है, तो यहाँ पर कौन किसको पूछने वाला है। तो बेहंगम सी सूरत हाल है, कौम की बजाय एक हजूम इकट्ठा हुआ है जो बेसमत है, बेराह है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है उसको, निज़ाम चलता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। नौजवान नस्ल आधे से ज़्यादा मायूस है, आपकी डिग्री होल्डर बैठे हैं, डिग्री लेकर काम काज है नहीं करने को, निज़ाम देख रहे हैं। ये 10 वैकेंसियाँ आती हैं, 10 सीटें आती हैं, 10,000 बंदा अप्लाई करने वाला होता है। तो इस निज़ाम में आप बेहतरी की गुंजाइश कहाँ पर देखते हैं? और जो देखते हैं मैं कहता हूँ वो पुरुमीद लोग हैं और उनकी हमारे मुआशरे में बहुत ज़रूरत है, जो इस वक्त भी पुरुमीद है कि इस मुल्क का कुछ बन जाएगा। और अगर डिवीजन लेवल पे बात की जाए, शहर की बात की जाए, फैसलाबाद की, तो हाल बेहाल हुए पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है आपने अली नारू, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। इसी के साथ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। इमरान असलम, आप बजट के हवाले से बता रहे थे जी कि इतना बजट यहाँ पे मुख्तस किया गया, ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए कब दिखाई दे रहे हैं? ये अगर तो हम जो आने वाला बजट है उसकी बात करें तो पंजाब का 426 अरब रुपए के लगभग जो है बजट आइंदा 4 माह के लिए पेश होगा, जिसमें फैसलाबाद से जो तजावीज़ मांगी गई हैं, फैसलाबाद में 40 अरब रुपए की जो स्कीमें हैं वो डेवलपमेंट ऑफिस को मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें फैसलाबाद में फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और इसके साथ साथ जो है ब्रिजेस और रोड सेक्टर्स की जो स्कीमें हैं वो जो है वो नई जो एडीपी स्कीम है 2023 और 24 में वो शामिल कर ली जाएंगी। अच्छा खासा बजट है और अच्छी यूटिलाइजेशन है, लेकिन हम कंपेयर करें कि पिछले साल हुआ क्या है फैसलाबाद के साथ, कितना बजट मिला, किस हद तक लगाया गया है। फैसलाबाद में बड़े बड़े मंसूबे जो है वो लास्ट ईयर में शुरू किए गए, जिसमें रिंग रोड है, GR3 है, इस तरह जुडिशल कम्प्लेक्सेस हैं, और फॉरेस्ट की स्कीमें ले लें, प्लांटेशन की स्कीमें ले लें। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फैसलाबाद में बहुत बदतरीन सलूक किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। और अभी चेक करें आप, नैब और एंटी करप्शन में इंक्वायरीज चल रही हैं मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्ज़ाम में, इसी तरह मुबैना तौर पर तरक्याती कामों करप्शन के इल्ज़ाम में। ये क्या है
क्योंकि बजट तो जारी हो गया, एलोकेशन भी होगी, बजट भी जारी हो गया, एजेंसी ने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन वही बात आ गई, सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं था। जो ऊपर बैठे हुए जो अफसरान हैं उनकी जानब से ऐसा कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया कि आया ये प्रोजेक्ट किस हद तक शुरू किया गया, कितनी नेग्लिजेंस है डिपार्टमेंट्स की, कितनी इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई है जिसके बायस ये मनसूबा तखीर का शिकार रहा है। डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बायस जो नुकसान है वो आम आदमी का हुआ है, आम आवाम का हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो फेल्यूर की तरफ जा रहे हैं। फैसलाबाद में आईटी यूनिवर्सिटी का जो क्याम है, जो इस साल इन्होंने कहा कि शामिल करें, फैसलाबाद में आईटी जदीद टेक्नोलॉजी की तर्ज पे जो बनने जा रही है। इसी तरह 80 अरब रुपए का जो बजट है वो मुल्क भर में लैपटॉप स्कीम और दीगर जो स्टूडेंट्स के लिए रखा गया कि ताकि इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बजट को लेके यूनिवर्सिटीज के क्याम के लिए रखा गया है। फैसलाबाद में तो ये सूरत हाल है कि जो बजट मिला है, डेंजरस बिल्डिंग्स हैं सरकारी कॉलेजेस की, सरकारी स्कूलों की, इसी तरह रोड सेक्टर्स की, क्योंकि अभी जो आज की सूरत हाल है, फैसलाबाद कैनाल के गिर्द जितनी भी जो रोड के साथ कैनाल जाती है, कैनाल रख ब्रांच, उसके जो ऊपर ब्रिजेस हैं वो खस्ताहाली का शिकार हैं। और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ जो बंद हैं वो भी खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है। डिवीजन भर की जो हम रिपोर्ट्स देते रहते हैं, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट है, महकमा हाईवे इन्वॉल्वमेंट है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, सड़कें जब तक मजबूत नहीं होगी ना सर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो सकता। सड़क को दराड़ने पड़ेगी, क्रैकर डल के साथ उसके जो भी चीज है वो उसको अफेक्ट करेगी, वट एवर वो उसी गैस का पाइप है, वट एवर वो वासा की साइड ड्रेनेज है या सीवरेज सिस्टम है। ये तमाम पर सूरत हाल है जिसके लिए एक रोड मैप प्लान होना चाहिए। आपकी मैं बात को एडिशन करता जाऊं, अभी जापान ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि अगर आप पाकिस्तान की जापान की तरह की सड़कें बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक रोड प्लान मैप है जिसमें जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की जानब से ऑफर किया गया है, जिसमें फैसलाबाद के चीफ इंजीनियर्स, फैसलाबाद के जो महकमा हाईवे के अफसरान हैं उसकी स्नोटी लिस्ट भी की जा रही है, सूबा भर से भी की जा रही है, मुल्क भर से भी की जा रही है। बेसिकली ये वजारत मनसूबाबंदी का मनसूबा है। आप जापान जाएं, जापान की गूगल पे सर्चेस पे जो है चेक करें कि किस हद तक उनकी जो रोड्स हैं वो पुख्तगी कम कर रही हैं। उसमें मोटरवेज ले लें, आम जीटी रोड्स ले लें, जापान की जो है मिसालें दी जाती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अभी इन्होंने ऑफर किया है 16 अगस्त को पाकिस्तान से जो शॉर्ट लिस्टेड हाईवे के अफसरान जाएंगे, जिसमें फैसलाबाद के भी शॉर्ट लिस्टेड किए जा रहे हैं। अगर उनकी जापान की रोड मैप प्लान के तहत पाकिस्तान ने अमल कर लिया तो आने वाले जो 10 से 15 साल है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री की डेवलपमेंट पे फॉलो करना चाहिए, तजावीज देनी चाहिए, ट्रेनिंग करवानी चाहिए, सजेशंस के ऊपर काम करना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। जब तक सजेशन पे काम नहीं करना चाहिए तो आप वही लकीर के फकीर अरसा दराज से चले आ रहे हैं, जनाब ये सड़क है, इसका टेंडर हो गया, इतना टोटा बना दो, 6 किलोमीटर बना दो, 5 किलोमीटर बना दो। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जो बजट मिलता है जिसमें एमपीएस एमएनएस को ग्रांट मिलती हैं, वो एक गवर्नमेंट जाती है जो हमारे आजकल सूरत हाल है सियासी अदम इस्तेकाम के बायस, पहले जो गवर्नमेंट आती है वो जारी करती है, फिर दूसरा आ जाता है वो उसके फंड रोक लेता है, तो आम आदमी का बहुत हद तक इस नुकसान होता है। तो डिपार्टमेंट भी बेबस हो जाता है कि जब हम किसका काम करें, पहले वो फेवरेटिज्म बता रहा था, अब ये नेपोटिज्म कर रहे हैं, तो इसमें आम आदमी का नुकसान है। बजट की यूटिलाइजेशन में बहुत जो है मिस अप्रोप्रिएट फंड्स होते हैं, जिसमें इंक्वायरी फर्दर जो है वो नैब एफआईए काम जो चलाते हैं। ये तमाम तरह सूरत हाल है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए फैसलाबाद की मेन सड़कों का, ताकि फैसलाबाद एक मिसाली सिटी बन सके। बड़ा सिटी है, बड़ा टैक्स देता है, इंडस्ट्रियल सिटी है। यहां पर आप क्लाइमेट देख लें, अभी जो रिसेंटली स्मोक रूल्स आए हैं, तो फैसलाबाद में तो इतनी जो माहौलियाती आलूदगी है जिस पर काबू पाना जो है बहुत एक सवालिया निशान बन चुका है, चैलेंज बन चुका है। तो महकमा माहौलियात के अफसरान को भी चाहिए कि फैसलाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, क्योंकि जब तक माहौलियात जो है वो ठीक नहीं होगी तो ये भी तमाम चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। और तमाम डिपार्टमेंट्स को, रोड सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर और ट्री प्लांटेशन को ले लें, फॉरेस्ट ले लें, महकमा माहौलियात ले लें, इन सबको जो है बजट तो जारी होते हैं, अरबों के करोड़ों के इन डिपार्टमेंट्स को बजट मिलते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन रेशो उस हद तक नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए, शफाफियत नहीं है। और इसके अलावा इनकी जो प्रोग्रेस व्यू मीटिंग है, अभी एसी सदर जो है फैसलाबाद की सतह पर तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट ने आना होता है, बताना है कि जनाब अगर स्लाब आ रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर ये सूरत है तो क्या करना चाहिए। गुज़श्ता 3 हफ्ते से एफडीए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और इसी तरह सोशल वेलफेयर इंडस्ट्रीज मीटिंग में ही नहीं जा रहे। एसी ने डीसी को लेटर भेज दिया कि जनाब ये बंदे जो डिपार्टमेंट्स है वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे, इनकी इंक्वायरी की जाए। डिपार्टमेंटल इतनी अदम दिलचस्पी जाहिर करते हैं, सिटीजन पोर्टल पे दरखास्तों के अंबार लगे हुए हैं, और जो सोसाइटीज को ले लें, आप कोऑपरेटिव्स को ले लें, शहरियों के आम मसाइल को ले लें, तो सिटीजन पोर्टल में शिकायत के अंबार हैं। डीसी का जो
कंप्लेंट सेल है उसमें शिकायत के अंबार हैं, सीएम जो कंप्लेंट सेल है उसमें शिकायत के अंबार हैं, लेकिन इन शिकायत का अजाला कौन करे? डिपार्टमेंट अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अफसरान ऑफिस में मौजूद ही नहीं होते। ऐसे अफसरान भी हैं जो फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में अपनी तजावीज़ ज़ेरे गौर लाकर निकल जाते हैं। तो इसके लिए एक लाया अमल सेट होना चाहिए, जिसमें फैसलाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो है आम आदमी, आम शहरी को भी किरदार अदा करना चाहिए। कि अगर आप देखें ना, वो जो मेन होल है वहां पर बच्चे गिर के जाम बाग हो जाते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज है। तो होना यह चाहिए कि अगर डिपार्टमेंट्स जो है वो रात को नहीं केयर टेक कर सकते, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ फैसलाबाद हमें देखना चाहिए कि यहां पर कोई ड्रग्स जो यूज करते हैं नशेई लोग, गटरों के ढक्कन उठा के ले जाते हैं, ये आम आदमी को देखना पड़ेगा कि बतौर फैसलाबाद की शहरी हमें फैसलाबाद की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। फैसलाबाद से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी हुई तमाम वो चीजें उसका ख्याल रखना चाहिए, ताकि फैसलाबाद जो है वो मिसाली सिटी बन जाए। लाहौर में कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, कितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रिंग रोड की आप मिसाल ले लें लाहौर की, तो फैसलाबाद को भी डेफिनेटली उतना बजट मिला है, लेकिन यूटिलाइजेशन रेशियो वही है कि ना तो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑन किया गया, ना सिटीजन ऑन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये नहीं हुआ, यहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है पॉलिटिकल, यहां पे डिपार्टमेंट्स को फंड चाहिए। अभी महकमा हाईवे ने 80 करोड़ के जो फंड्स हैं वो सेक्रेटरी CNW से मांगेंगे, हमें फैसलाबाद के सत्याना रोड, जड़ावाला रोड इनके लिए दिए जाएं। और रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड स्पीड अप वर्क पे होना चाहिए। एक रिंग रोड है, वाद प्रोजेक्ट है फैसलाबाद का, जो गुज़श्ता 5 सालों में हम समझते हैं कि मिला है, 6.5 रुपए की स्कीम है, उस पर अब तक काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था। और अभी जो है इसको एक्सपेंड करना चाहिए कि फैसलाबाद में किस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, वो कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? जी मैं मोहम्मद अरशद खान बात कर रहा हूँ, चक नंबर 487 गांव तहसील समुंदरी से। जी जी अरशद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हमारा एक दारीना मसला है, काफी तो मीडिया पे भी ये हमारी हुई थी बात पंजाब न्यूज में। 1992 में जब हम स्कूल पढ़ते थे, अब तो 42 साल उम्र हो गया, 43 साल, 5 बच्चों का बाप हूं मैं, जो हमारी लिंक रोड है जफर चौक से किलियावाला को निकलती है, जी जी ये हमारा शहबाज बाबर का हल्का बनता है, इसमें चौधरी साहब हैं, सफदर शाकर भी MPA थे। तो अर्ज इस तरह है कि हमारा रोड काफी अरसा दराज से चौधरी दिलफाज थे महमूद गिल, उन्होंने एक मरतबा रिपेयर करवाया था। उसके बाद अब तो हमारा ये हाल है कि रोड पे हम चढ़ नहीं सकते, रोड की साइड पे जो है हम गुजर बसर करते हैं और काफी रोड टूट फूट का शिकार है। हमने काफी अच्छे से बाबर करवाया इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। तो आपकी वसातत से मैं गुजारिश करता हूं जो हमारे हल्के के मेंबरान है, ताकि वो हमारी जो है अच्छे तरीके से हमारे रोड को बनवा दे। दीगर इलाका जात में बैकवर्ड हमारे गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है राजी का इलाका, चांदलिया वाला में पड़ता है। तो उस तरफ जो है काफी सारे काम हुए, रोड कारपेट बने, सब कुछ हुआ, लेकिन एक हमारा गांव है ये तहसील समुंदरी में हमारा ये आखिरी गांव बनता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया अरशद खान साहब आपके कॉल करने का। हमारे बड़े लोग जो थे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इश्यूज हैं, हम इन पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। इमरान, कब तक ये रिंग रोड का मंसूबा है जो कंप्लीट हो जाए? ये जून 2024 तक जो है इसकी जो टाइम लिमिट है कि मुकम्मल किया जाएगा। 6.5 अरब की लागत से 97 किलोमीटर पर मुहित जो रिंग रोड है इसको मुकम्मल किया जाएगा। अभी जो इसकी करंट स्पीड रिपोर्ट है उसके मुताबिक फैसलाबाद जो अब्बासपुर से जो है वो अमीपुर तक जो है वो अभी रिहेबिलिटेट हो रहा है। इसके साथ साथ जो है इसके गिर्द जो ब्यूटिफिकेशन की स्कीम है जो PHA काम की जानब से सरंजाम दी जानी है कि रिंग रोड अगर बन जाता है इसके इर्द गिर्द जो पौधे लगाने हैं, ब्यूटिफिकेशन है, वो PHA काम की जानब से सरंजाम देनी है। टेंडर तो हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PHA काम की जानब से भी एक भी पौधा नहीं लगाया गया, पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें PHA की भी नेग्लिजेंसी है कि पौधे क्यों नहीं लग रहे जनाब। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे किस हद तक जो है ये अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फैसलाबाद रिंग रोड इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट और फैसलाबाद, और आई थिंक जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो बाहर से आने वाले, समुंदरी से आने वाले और इसी तरह जो है वो सत्याना से, तांदेवाला से, इस तरफ जंग रोड की बात करें, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले, ये रिंग रोड जो है वो फैसलाबाद के इर्द गिर्द घूमता है
और यही जो है रिंग रोड फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगा। ट्रैफिक की जो रेशियो है वो कम हो जाएगी, हैवी ट्रैफिक जो है वो रिंग रोड पे जाएगी। ये भी एक बड़ा जो है वो डिपार्टमेंटल थिंकिंग होती है कि जब आप हैवी ट्रैफिक को किसी और रोड्स के लिए यूज करें, इसीलिए तो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए जाते हैं कि ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। अब भी जून 2024 तक होप्स हो कि फैसलाबाद रिंग रोड मनसूबा जो है अपने पाए तकमील तक पहुंच जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से कुछ इस तरह का लैक ऑफ जो है वो कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाए जिसके बाद ये मनसूबा ताखीर का शिकार हो। इन केस अगर इतने फंड जो फ्रीज हो चुके थे रिसेंट गवर्नमेंट में तो वो भी जारी कर दिए गए हैं और मनसूबा हाईवे हकाम जल्द से जल्द मुकम्मल करे ताकि फैसलाबाद के शहरी इस रिंग रोड से इस्तेफादा हासिल कर सके। इसी तरह फैसलाबाद की जो 4 सड़कें हैं, अभी जो समुद्री रोड है अभी चंद माह में जो है वो 19 से 20 करोड़ की जो लागत लगी है वो क्रैकर डल गए हैं। इस पर भी हाईवे हकाम को तवज्जो देनी चाहिए कि क्यों डले हैं, क्या सब स्टैंडर्ड मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह फैसलाबाद शहर को बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंटल और बीइंग अ सिटीजन हमें जरूरत है कि फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार जो है वो अदा कर सके ताकि फैसलाबाद एक मिसाली सिटी बन सके। और इसी तरह ये जिस तरह कॉलर्स ने बात की उसका मैं जवाब देता जाऊं। उसने कहा कि 10 किलोमीटर तक हम रावी से पीछे हैं तो डिस्टेंस है उनका, तो 10 किलोमीटर का मतलब है कि अभी जो मुमकिन सैलाब की खदशात जाहिर किए जा रहे हैं फैसलाबाद समेत सूबा भर के 36 जिला में 255 के करीब जो है वो बंद खदशाली का शिकार है। बाई की बात की तरफ आता हूं कि जितनी भी जो ग्रांट्स होती हैं, इन्होंने कहा कि हमारे इलाके में ग्रांट्स है तो ग्रांट जो है वो एमपीएस और एमएनएस के कोटा में आती है। वो पीसीसी है जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या लोकल गवर्नमेंट या कोई और डिपार्टमेंट जो सर अंजाम देता है जिसमें इनकी पीसीसी गलियों की पुख्तगी, सोलिंग और सीवरेज वो सर अंजाम देते हैं। बड़ी सड़कें जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महकमा हाईवे सर अंजाम देता है। तो इसी तरह अभी क्योंकि कैबिनेट तो है नहीं है तो उस सिरे से अगर काम रुक चुका है तो इनको वेट करना चाहिए 4 माह का, क्योंकि पंजाब जो बजट दे रही है वो आने वाले 4 माह का होगा 426 अरब रुपए के लगभग। तो उसमें फैसलाबाद में जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकती है। आप रोड सेक्टर को ले लें, बिल्डिंग सेक्टर को ले लें, हेल्थ सेक्टर को ले लें, इस तरह जो है वो एजुकेशन सेक्टर्स को ले लें। बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी फैसलाबाद को देने जा रहे हैं और बहुत बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं कि फैसलाबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे काम जो रुक चुके हैं वो हल किए जाएंगे। कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है कि कौन सी स्कीमें ऑन गोइंग हैं, किन पे काम रुका हुआ है वो हमें बताया जाए ताकि उनके लिए फंड्स मांग के उन स्कीमों को पर जो है वो काम मुकम्मल किया जाए। उसमें बड़ा प्रोजेक्ट फैसलाबाद रिंग रोड भी है। होप्स हो कि आने वाले जो चंद साल हैं हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे डिपार्टमेंट्स और हमारे जो वजारतों में जुड़े लोग हैं वो फैसलाबाद की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। इसमें इंडस्ट्रियल को भी चाहिए कि अब किसी फैक्ट्री के गिर्द अगर रोड बनता है तो उसके चार्जेस, और इसी तरह किसी फाटक के गिर्द अगर कोई रोड बनता है तो तमाम जो चार्जेस हैं वो इंडस्ट्री को अदा करने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी निजी मिल्स हैं उनको बर वक्त डिपार्टमेंट्स को जो है वो बजट देना चाहिए ताकि जिसे हम शुगर कैन सेस कमेटी का नाम देते हैं कि शुगर मिलों के जो आगे सड़कें बनाई जाती हैं उसका जो बजट है वो मिलें बर्दाश्त करती हैं, वो बर्दाश्त करें। उनको हाईवे डिपार्टमेंट्स को जो है वो बजट दें ताकि फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए शहरी, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर्स और तमाम लोग जो है वो अपना किरदार अदा करें और फैसलाबाद एक मिसाली सिटी बन जाए। और सीवरेज और जो वासा के मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। गैस के हवाले से जो है पाइपलाइन समुद्री रोड पे बिछाई जा रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, वो भी हल किए जाएं ताकि आने वाले चंद सालों में फैसलाबाद बेहतरी की तरफ जाए और फंड की यूटिलाइजेशन आए। अफसरान जो ईमानदार हैं उनको ऊपर तैनात किया जाए ताकि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की एक पैसे बचाए जा सके। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, बहुत सारी सड़कें ऐसे भी हैं जो गांव की तरफ जाती हैं और वो भी टूट फूट का शिकार है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं या जहां पे भगत सिंह की हवेली है वो भी जड़वाला रोड से मेन रोड जो अंदर को जाता है वो भी काफी टूट फूट का शिकार है। हालांकि इंटरनेशनली बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां पे विजिट करने के लिए आते हैं। तो इस तरह की बेशुमार रोड्स हैं जिनको तामीर की जरूरत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही आपने भगत सिंह की बात करी, जड़ावाला रोड से कनेक्टेड है। जड़ावाला रोड भी जो है वो फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड से कनेक्टेड है। वो आप चेक कर रहे होंगे वहां मकवाना से आगे जो टोटा है ये भी बहुत हालत खराब। बिल्कुल ऐसा ही है। चक नंबर 229 मकवाना से जो आगे आप टोटा कह रहे हैं उसके लिए भी जो है फंड्स रिक्वायर्ड है। 80 करोड़ के फंड जो है इन तमाम सड़कों के लिए मांगे गए हैं जिसमें आपके जड़ावाला रोड, मकवाना रोड
और दीगर जो ये जो जड़ा वाली साइड है इस पे लगाया जाना है। इसमें भी फंड यूटिलाइजेशन हुए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से फंड यूटिलाइज नहीं हो सके। कुछ जो है स्कीमों पे टेंडर कैंसिल हो चुके हैं, जिस वजह से फैसलाबाद जो सिटी है उसको जड़ावाला और समुद्री साहिवाल रोड, समुद्री तांदरियावाला रोड, इसमें जो है बड़ी ताखीर का सामना है। इस तरह मोर जहांगीर से गोजरा रोड जो बड़ा रोड है उसकी जो अभी रिपेयर होना बाकी है। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला जंग रोड वो भी बाकी है। जंग की तरफ जाने वाला जो है लैया बक्का रोड वो भी बाकी है। और जो फैसलाबाद का अभी रिंग रोड के बाद जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये फैसलाबाद सरगोदा चन्योट रोड है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो लास्ट थे जो सूबाई असम्बली के मेंबरान थे, पंजाब असम्बली में मंजूर भी हो चुका था कि जनाब इसको पीपी मोड में बनाया जाए। ये भी बनना चाहिए ताकि आपके फैसलाबाद ये कमालपुर इंटरचेंज से लेके जो है चनौर की तरफ जाने वाले, जिसमें सरगोदा रोड भी लिंक्ड है, इसको जो है वो पाया तक मील तक पहुंचाया जा सके। जब तक अंदरून शहर की सड़कें बेहतर नहीं होंगी तो जो बाहर से आने वाले जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट्स है, इंटरसिटी रोड्स हैं, उसकी बेहतरी जो है वो बड़े बड़े डिसीजन की जरूरत है। लेकिन फैसलाबाद शहर में अंदरून शहर की सड़कें जो बड़ा मसला है, सरगोदा रोड का, जड़ावाला रोड का, समुद्री रोड का, ये इमीडिएटली इफेक्ट पे जो है वो रिपेयर होना चाहिए ताकि फैसलाबाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरी की तरफ जाए, आम आदमी जो है वो इस सुख का सांस ले सके और इसी तरह जो है टाइम की बचत हो और जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो भी कम हो सकें। क्योंकि जब तक ये पोल्यूशन का जो बड़ा किरदार है कि टूटी फूटी सड़कें, उसमें पोल्यूशन बढ़ जाना और फिर डस्ट और ये मुख्तलिफ जो मसाइल तर्ज होते जा रहे हैं। लेकिन इसका जो हल के लिए डिपार्टमेंट्स को और जिला इंतजामिया को, हाईवे अफसरान को और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि फैसलाबाद एक मिसाली सिटी बन सके। और डिपार्टमेंट्स में जो नेग्लिजेंस अफसरान हैं उनको मुअत्तल करना चाहिए, उनके खिलाफ महकमाना तौर पर कार्रवाइयाँ भी होना चाहिए, पीडैक की तरह मुअत्तल भी होना चाहिए। और अगर कोई मिस अप्रोप्रिएट फंड्स करते हैं उसकी नैब और FIA और एंटी करप्शन में इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचाने वाले नासर हैं उन पर जो है वो कड़ी जरब लगाई जाए, उनको आड़े हाथों निपटा जाए। क्योंकि ये कौम का पैसा है और सरकार का पैसा है, इसमें मिस अप्रोप्रिएट फंड जो है वो एक मैं समझता हूं कि जुर्म है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। टेक्सटाइल सिटी पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद, जिसकी बेहतरी की जो है वो अशद जरूरत है। इसके जो हेरिटेज के 38 मकामात हैं, जिसमें फैसलाबाद घंटाघर समेत दीगर मकामात भी हैं, उनकी बहाली के लिए जो है वो इकदाम उठाने चाहिए। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत सारे काम है जो करने की जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप आ जाए, बड़ा जबरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जो गेस्ट आज के मौजूद होंगे उनसे पहले मैं चाहता हूं कि आज के रेट्स जो हम बता दें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको सेकंड हाफ के अंदर बताया जाए कि सब्जियों और फ्रूट्स के रेट्स क्या होंगे। तो आज के रेट्स क्या होंगे जानेंगे आज के भाव में। अली नारू हमारे साथ मौजूद होंगे। अली नारू, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या होंगे आज? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज हफ्ता की रेट लिस्ट जारी। कीमत है वो बगैर किसी रद्दोबदल के 240 रुपए फी दर्जन रही है। आलू अव्वल 70, आलू सफेद 36 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। प्याज अव्वल 50, टमाटर अव्वल 40, अदरक थाईलैंड 760 रुपए फी किलो का हो गया है। लहसुन चाइना की अगर बात की जाए तो 160, लहसुन देसी 325 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। लीमू देसी 185, सब्ज मिर्च 100 रुपए में मिलेगी, जबकि फूल गोभी 125 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाएगी। बंद गोभी की अगर बात की जाए तो 32 रुपए, घिया तोरी जो है वो 50 रुपए, टींडे 105 रुपए फी किलो में आज मार्केट में दस्तयाब होंगे। करेला 105, घिया कद्दू शरीफ 37, बैंगन 75, खीरे 75, मटर जो है वो 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब होंगे। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 100, गाजर 80 रुपए, भिंडी तोरी जो है वो 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाएगी। सेब काला कोल्लू अव्वल जो है वो 330, सेब सफेद 210 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। केला दर्जा अव्वल 220 रुपए, दर्जा दोम 150 रुपए फी दर्जन का हो गया है आज की रेट लिस्ट के मुताबिक। अगर आम की बात की जाए, फलों के बादशाह की बात की जाए तो आम संधैरी जो है वो 170, आम मालदा 110, आम दशहरी 200, आम अनवर टोल 220, आम देसी 60, आम लगड़ा 95, आम चौंसा 225 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। तरबूज 35, आलू बुखारा 220, खजूर ईरानी 490 रुपए फी किलो की हो गई है।
जबकि पपीता 270, खरबूजा 75, आड़ू 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। फलों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल हुआ है, जबकि मुर्गी की कीमत में 35 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 680 रुपए तक कीमत जा पहुंची है। जी बहुत शुक्रिया अली नारू, आप बता रहे थे सूरत के हवाले से चीज़ें जो है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है और महंगी चीज़ों की वजह से शहरी काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि महंगाई को कम होना चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें जो है वो अगर दूर होती चली गई तो वो अपना गुजर बसर किस तरह से करेगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हम मार्केट कमेटी के रेट्स बता रहे थे, इसलिए आज जो टॉपिक होगा मेन वो भी मार्केट कमेटी से रिलेटेड ही होगा। गल्ला मंडी के मसाइल जो हैं उनको हम उजागर करेंगे और वो मसाइल ना सिर्फ एक ताजर बरादरी पे क्या असर डाल रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ आम आवाम पे उसके क्या असरात होंगे, इन तमाम तर सूरत के हवाले से जानेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ महमूद हुसैन रहमानी साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं गल्ला मंडी के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ यासर अहमद रहमानी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव बॉडी गल्ला मंडी के, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो महमूद हुसैन रहमानी की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी गल्ला मंडी के सबसे अहम दरीना मसाइल कौन कौन से हैं जो फिलफौर हल करवाना चाहते हैं? दरीना मसाइल जो है वो हमारे डेवलपमेंट के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं। मेन जो है वहाँ पर सीवरेज का मसला है जो बहुत प्रॉब्लम है। बारिश हो ना हो फिर भी सड़कों में पानी निकल आता है। ये गल्ला मंडी है, कुतनी शया होती है इधर पे यहाँ पे, तो जो भी आने वाला खरीदार है तो वो भी परेशान होता है। और क्यों लैंड कारोबार जो है इसमें यहाँ पे कुतनी शया का है, इसलिए वहाँ पर गलादत अगर थोड़ी भी हो तो वो परेशानी का बायस बनती है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, 1-2 सड़कें जो है वो डेवलप की हैं। बकाया जो है 3-4 सड़कें हैं हमारी, वो जो है बिल्कुल वहाँ पे कोई वो भी अभी तक वो गवर्नमेंट जो है ना कह रही है कि ये फंड जो है ये पंजाब गवर्नमेंट रिलीज करेगी, मार्केट कमेटी तो नहीं कर सकती। या पहले भी जो सड़कें बनी हैं वो तकरीबन उनको 20-30 साल बाद वो उनकी डेवलपमेंट जो हुई है मुकम्मल हुई हैं। अब देखो इनके लिए क्या करते हैं, हम मीटिंग की है, हमने सेक्रेटरी से भी मिले हैं और वो डायरेक्टर जो है उनसे भी मुलाकात हुई है। हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब और दोस्त दूसरे मिले हैं पिछले हफ्ते उनको, तो उन्होंने वादा किया कि हम डेवलपमेंट करवाते हैं। वो ज़रूरी है हमारी गल्ला मंडी के लिए, चूँकि कराची से मुल्क के दूसरे सूबों से भी माल आते हैं यहाँ पे, तो एक तो हमारे लिए वहाँ पर जो है ना वो बड़ा जो कांटा होता है उसके लिए भी हमने मार्केट कमेटी को रिक्वेस्ट की है कि वो कांटा लगाया जाए। और जो हमारी वहाँ पे लेबर काम करती है, रात को मजदूर होते हैं, वो सड़कों पे रात को बसर करते हैं, रात गुजारा करते हैं, तो उनके लिए हमने कहा कि गवर्नमेंट हमें जो है वो क़यामगाह के लिए उनके लिए वो जगह दे और अंजुमन उनके लिए बाकी उनका जो मामलात है उनके जो है उनके खाने पीने के जो सिलसिला है वो हमारी अंजुमनाट की खुद बर्दाश्त करेगी। ये हमारे मेन मसाइल हैं। तो बाकी एक वो बड़ा मसला भी बना हुआ है जो वहाँ पे एक उन्होंने जगह टैक्स लगा दिया हुआ है, एंट्री फीस, हालांकि वो इन्होंने पार्किंग रखी है, पार्किंग गल्ला मंडी में मौजूद कोई नहीं है। जो भी शरीफ आदमी, जो भी लोग कोई गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे भी अगर कोई ख़रीदारी करने आता है तो एक बैग लेके जाता है या 10-20 किलो लेके जाता है तो उसको रोक लेते हैं वो जो उसके ठेकेदार के आदमी हैं। उसकी वजह से फिर कई दफ़ा वहाँ पे झगड़ा भी हुआ है। लोग कहते हैं यार हम यहाँ पे कुछ घर के लिए कुछ अशिया खरीदने के लिए आए हैं, तो आप हमें बाद औक़ात ख़वातीन भी साथ होती हैं। तो ये मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये बहुत हमारे लिए बड़ा मसला है कि वहाँ पर जो बाहर आते हैं खरीदने के लिए, जो कोई उनके लिए अगर तोड़ा भी एक लेने के लिए आता है, कोई 20-25 किलो लेने के लिए आया, उससे भी चंदा जगह वसूल किया जाता है। क्या ये ठेका? ये ठेका है। मार्केट कमेटी ये पंजाब की सिर्फ 2 मंडियों में है, बाकी पूरे पंजाब में नहीं है। ये मार्केट कमेटी की मिली भगत से है। अच्छा, पंजाब की किसी मंडी में ये नहीं लिया जाता, लेकिन ये हमारे फैसलाबाद में और ये मेरा ख्याल शायद अकबरी मंडी लाहौर में है, बकाया किसी मंडी में नहीं है। तो हमारी ये आपके ज़रिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए 40 चैनल जो है ये मेरे शहर के लिए, हमारे मसाइल के लिए जो हम पर एक बहुत बड़ी एक नेमत है, मैं समझता हूँ। मैं आपका इस बात पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशक आपका ये अपनी ज़ात के लिए या कारोबार के लिए चैनल बनाया, लेकिन जो मेरे शहर के लिए 41 का जो किरदार है, इसके मामलात में डेवलपमेंट हो, तालीम हो, हेल्थ हो, जो ये किरदार अदा कर रहा है, शायद मेरे शहर के जो सियासी नुमाइंदे हैं
जिन्हें जो अवामी नुमाइंदे अपने आप कहते हैं, जिन्हें करना चाहिए, मैं भी खुद एक छोटा सा वर्कर हूं सियासी, वो नहीं कर पाए जो सिटी 41 जो है ना मेरे शहर के लिए कर रहा है। मैं आपको इस बात पे भी खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे गल्ला मंडी के, मेरे शहर के दीगर जो भी मसाइल हैं उनके लिए जैसे आप जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए हमारे इस तरह हमारे मंडी के गल्ला मंडी के मसाइल के लिए भी आप हमारे साथ तामुन करें, जो जैसे भी हो सकता है आप हमारे ये गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट तक हमारे मसाइल को पहुंचाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये ठेका कितने का होता है, कौन लेता है, क्या बोली होती है इसकी? ये क्या अभी ये तकरीबन 7 जून को ये ठेका हुआ है। वहां पर एसी साहब तशरीफ फरमा थे, सेक्रेटरी था, तो मैंने वहां पर ये उन्हें कहा कि आप जो शराइत जो आपने रखी हैं, ये जो आपने इसमें रखा है कि ये तजर्बा 2 साल का चाहिए, मैंने कहा ये को आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भर्ती नहीं कर रहे या कोई हेल्थ के डॉक्टर नहीं भर्ती कर रहे कि इनके लिए 2 साल का वो तजर्बा जरूरी है। लेकिन उन्होंने मेरी बात पे वो बजाय इस बात का कोई जवाब देने के, वो जो थे ना, क्यों वहां पर एक 3-4 ठेकेदार हैं जिनकी मुलापली है, उनको अलावा वो कहते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का इसमें कूड़ा उठाने का जो मामला या जो सफाई का मामला है या जो ठेकेदारी पर्ची वसूल करनी है, इसके लिए एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है। मैंने इतराज किया था उनके साथ, मैंने कहा ये बाकी लोग भी आए हुए हैं 10-15, अगर आप इनको भी इजाजत दें, ये इसमें शेयर करें, तो उससे एक तो होगा कि मार्केट को, कमेटी को भी अगर बेनिफिट पहुंचेगा, कोई वहां को सहूलियत देने वाला आदमी भी आ सकता है। लेकिन हमारी इस बात को उन्होंने नजरअंदाज किया कि बल्कि वो उनका मजाज जो को थोड़ा, मैं समझता हूँ इसी साहब का ना, वो तलखी पे आ गया। तो मैंने फिर बेहतर समझा कि अब मामला जो है ना इसको सुलझाना चाहिए, तो हम एक शक्ल में उसको वहां पे हम बाइकाट करके आ गए। अंजुमन का वहां पर बैठना जरूरी था। तो ये मामला जो है, ये पाकिस्तान में जो है ना, ये मुलापली सिस्टम जो है, ये बहुत ज्यादती है कौम के साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यासिर अहमद हम रहमानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये जो सीवरेज के मसाइल बता रहे हैं, पानी खड़ा हो जाता है, इसकी वजह से बदबू और ताफुन फैलता है, दुकानदार काफी परेशान होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जो हमारे कस्टमर्स बाहर से आते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो फैसलाबाद की ग्रेन मार्केट है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। पूरे पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं वो इधर आके सेल आउट होनी होती हैं, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोडक्शन एरिया, पैदावारी मंडी में कभी चीज़ शॉर्ट हो जाती है, वो हमारी गल्ला मंडी में अवेलेबल होती है 12 महीने। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरे पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के भी, अफगानिस्तान हो गया, साथ ईरान हो गया, दूसरे तीसरे जो भी हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान के सब लोग इधर आते हैं। ये समझ लें एक ग्रेन का इंटरनेशनल यानी कि ना पॉइंट है पाकिस्तान का। तो इधर इस चीज़ का मेंटेन होना बहुत अशद ज़रूरी है, और जो हमारी मार्केट कमेटी वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं, मगर कोई अभी तक कोई यानी कि सुनवाई नहीं हो सकी। ये बहुत मेजर मसला है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जब पानी खड़ा होता है, बदबू फैलती है, तफून फैलता है, तो लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल ठीक, दुकानदार भी और आने वाले कस्टमर्स बाहर भी। महमूद साहब, ये जब बारिश होती है, पानी खड़ा होता है, खाने की चीजें, बोरियों को पानी लगता है, सारा अनाज खराब हो जाता होगा। हाँ जी, बिल्कुल खराब होता है जी, तो बिल्कुल खराब होता है। बारिश की वजह से बहुत सारे माल खराब हो जाते हैं, लोगों का नुकसान होता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है अपने माल के बचाव के लिए, किसी ने अपनी दुकान के जो फर्श है वो ऊंचे किए हुए हैं। अब उसकी वो फर्श ऊंचे करने की वजह से जो गली है वो खराब होती होगी। नहीं, फर्श करने से वो अपनी जो अपने अंडर है ना, उस जगह पे ऊंचा करते हैं उसको। बाहर जो सड़क है उसको नहीं करते, जो फड़ है उसको ऊंचा किया हुआ अपनी जो जिस पे माल हम जो है लगाते हैं, ऊंचा करते हैं उसके लिए। लेकिन वो हाल तो नहीं है ना जी, गुजरने के लिए तो लोगों ने तो जब आना है तो उनके पानी में से गुजरना तो बड़ा मुश्किल है, कोई आदमी भी होगा। तो कितनी देर होगी ये सीवरेज डले हुए वहां पर? ये सीवरेज जब से ये मार्केट बनी है गल्ला मंडी। कब से बनी है मार्केट? गल्ला मंडी ये जो है 1980-81 से ये गल्ला मंडी जो शिफ्ट हुई है, यानी 40 से 45 साल होने के करीब ये हो गया जी। अब हाँ जी, तकरीबन 45 साल हो गए। 45 साल से यहाँ पे दोबारा सीवरेज लाइन नहीं डाली गई। अब वहां पे तब दुकानों की तादाद कम होगी, अब तो बहुत ज्यादा होगी। अब बहुत ज्यादा होगी। अभी एक दुकान में 3-3, 4-4 दुकानदार बैठे हुए हैं। अब दुकान भी हो गई। और मार्केट कमेटी को, जो फैसलाबाद की मार्केट कमेटी है, सबसे ज्यादा पंजाब में इसको यहां से आमदन है। आमदन होने के बावजूद जो है ना, वो यहाँ पे हमारी गल्ला मंडी पे जो है वो डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होता।
क्या आमदन होती है? मार्केट कमेटी कैसे ताजरों से पैसे? मार्केट कमेटी जो है वो वसूल करती है हफ्ते के बाद, कोई किसी अपना जो है जैसे जैसे जिनकी दुकान का बिजनेस है, किसी से 2000 की पर्ची, किसी से 2500 की पर्ची, किसी से 400 500 की पर्ची, मार्केट कमेटी की रसीद भेजते हैं वो। ठीक है। टोटल कितनी दुकानें हैं गल्ला मंडी में? गल्ला मंडी में जो हमारे मेंबर हैं वो 540-50 हैं, लेकिन उसमें समझ लें कि तकरीबन को 150-200 ऐसा अशखास जो ऐसी दुकानदार भी हैं जो मेंबर नहीं है, तकरीबन 600-700। यानी 12 से 15 लाख रुपया इकट्ठा हो रहा है हर महीने गल्ला मंडी मेरा से। ख्याल है कि ज्यादा इकट्ठा होता होगा। ज्यादा इकट्ठा होता है तो ज्यादा अगर इकट्ठा हो रहा है वो पैसा जाता कहाँ है, लगता कहाँ है? बस ये तो हम नहीं पूछ सकते कहाँ लगता है, ये तो कोई पूछने वाला पूछेगा कभी। तो हम पूछ रहे हैं ना, आप बताएं कि गल्ला मंडी के ऊपर लगता है या नहीं फिर किसी बात नहीं। तो गल्ला मंडी पे वो कहते हैं कि हम जो गल्ला मंडी पे जो है ना ये पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो लगाएगी पैसा जो है ना, फिर तो उन्हें के ये पैसे जो है ये गवर्नमेंट को ही जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट को जा रहे हैं। पैसे कौन जमा करवाता है? गवर्नमेंट को जा रहे हैं जो मुलाजमीन है वो तनख्वाहें लेते हैं वहां पे, जो अपना जो जिसमें ड्यूटी कर रहे हैं। कितने मुलाजमीन कर रहे हैं ड्यूटी? भाई हमें तफसील तो नहीं पता, ऐसी बात करते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि क्या मार्केट कमेटी के अंदर चोरी चकारी के वाकयात भी होते हैं कभी? कोई वहां पे कैमरेज लगाए गए इनकी तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से गल्ला मंडी के अंदर? मार्केट कमेटी की तरफ से कोई लगाए गए। मार्केट कमेटी की तरफ से तो जो स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं चल रही गल्ला मंडी में। मार्केट गल्ला मंडी में हमने खुद लगाए हैं, अंजुमन की तरफ से लगाए हैं हमने, जो कैमरे लगाए हैं वहां पे, उसका सारा जो खर्चा है वो अंजुमन बर्दाश्त करती है। लेकिन इनकी तरफ से कोई शफकत नहीं है, इनकी तरफ से सिर्फ वसूली है। वसूली है बस। वसूली अच्छा, ये जो जखीरा अंदोजी की जाती है इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या तरीकाकार होता है उसका? कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? देखो जी, जो भी जखीरा अंदोजी करता है मैं समझता हूं कि वो बड़ी ज्यादती करता है। ये तजारत जो है ये अल्लाह नबी का जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का पेशा है। उनकी कहीं जगह पे भी इजाजत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन हम में से जो लोग करते हैं वो ज्यादती करते हैं। ये पैसे वाले लोग, सरमाएदार जो लोग हैं ना, ये मैं समझता हूं कि ये स्टॉक करना ये बहुत बड़ा मुआशरे में गरीब लोगों के साथ जुल्म है। हम उस जुल्म के हिस्सेदार हैं जो करते हैं, जो भी करता है, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक को जो है ना अल्लाह ताला जो इजरात पैदा करता है अपनी मखलूक के लिए पैदा करता है। अब हम किल्लत पैदा करते हैं उसके लिए, तो अल्लाह तो फरमाता है कि जो मेरी मखलूक को के आसानी के लिए उसको रियायत करके देता है तो ये बड़ी इबादत है। लेकिन अगर हम इबादत समझते हैं, ताजर हैं, तो हम नबी पाक की सुन्नत पे चलें, तो हम इस तिजारत उस सुन्नत पे करें तो ये बहुत बड़ी इबादत है। अगर हम स्टॉक करके किल्लत पैदा करते हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है और ये जो भी करता है उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी नज़र में जो मार्केट कमेटी की तरफ से मुतहरिक होते हैं, ये फिर ज़खूरा अंदोज़ों को पकड़ते हैं, तो क्या ताजर अंजुमन ताजरान आपकी जो है, जो कमेटी है आपकी गल्ला मंडी की, उस पर कोई एक्शन लेती है? या मार्केट कमेटी तो नहीं हमारे कोई भी ऐसा मुदाखलत करती। कभी गवर्नमेंट जो है ना, एसी सदर वगैरह जो हैं या सिटी जो हैं, वो भी रमज़ान शरीफ में जब कभी ऐसे मामला होते हैं वो चेकअप करते हैं, तो फिर उसमें जो लोग हैं अपना जिनके पास स्टॉक पड़े होते हैं उनको जुर्माना भी करते हैं। क्या करते हैं फिर अगली बात तो आप भी समझते हैं क्या करते हैं, पाकिस्तान का निज़ाम है, समझ गया? अच्छा, मुझे ये बताया, बिल्कुल समझ गया जनाब। मुझे ये बताइएगा कि इंपोर्ट बेस्ड है आपका काम ज्यादा, तो इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस हवाले से कुछ? इंपोर्ट पे टैक्सेस पे जो है ना, देखो जी, इंपोर्ट पे टैक्सेस जो है वो तो भी ज्यादती है। दूसरा ये है कि जो इंपोर्ट होता है ना माल, उस पे टैक्सेस से जो बिजनेसमैन है उसको तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो तो टैक्स जो है वो वहां पे डाल देगा, वो उतनी कीमत उसकी महंगी करके वो बताएगा और सेल करेगा। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि टैक्सेस जो है ना, टैक्सेस से ताजर जो है ना या कारोबारी लोग जो है ना, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। नुकसान पहुंचता है जो बायर हैं, गरीब हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो खरीदार हैं, पाव किलो लेने वाले, उन पर सारा टैक्स लगता है। गवर्नमेंट तो अपने ये बैठे लोग उधर पे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो ये समझते हैं कि हमने टैक्स लगा दिया, ताजरों पे लगा दिया। ये ताजरों पे टैक्स नहीं है। सोचने वाली बात है कि उन गरीबों पे टैक्स है जो अपने घर की चूल्हा अंडी रोजाना की बुनियाद पे लेके खरीद करते हैं। ये बड़ी ज्यादती है, समझ गए। और अल्लाह ताला की मदद से बाद औक़ात ये भी होता है कोई कुछ रेट जो है ना, फसल की पैदावार कम होती है या कुछ स्टॉक करने वाले स्टॉक करते हैं, रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से फसल ज्यादा होती है, अभी इस वक्त सूरत हाल जो है कि काफी जो है ना माल जो है ना, मतलब मिर्च है, चावल है, तकरीबन हर चीज में कोई 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए की रेट की कमी हुई है, हो रही है मन की।
अभी हो रही है। अल्लाह का भी निज़ाम है, अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए जो करता है वो अल्लाह ताला भी देखता है। हम जो मर्जी कर लें, कितना कर लेंगे हम, अल्लाह ने अपनी मखलूक को भी देना है ना। तो मैं समझता हूं कि मेरा ये अपने आपके चैनल के जरिए अपने ताजर भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अल्लाह नबी के हुक्म के मुताबिक जो बिजनेस है वो कारोबार करना चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत बड़ा गुनाह है और नहीं करना चाहिए। आपने कभी MP MNA से दरख्वास्त नहीं की कि आपके सीवरेज सिस्टम के मसाइल जो हैं वो ठीक किए जाएं? MP MNA जो है वो उनका हमारी गल्ला मंडी के साथ कोई तल्लक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर बनवा लेते हैं वो अपने मौज मेले के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं इधर पे वो काम, तो उनको वो भी ये कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट से लेके आएंगे, लेकिन कोशिश करने वाला जो आदमी होता है ना वो मैं देखता हूं कि वहां पे मियां मनान भी चक्कर लगा रहे होते हैं और इरफान मनान भी, फिर इसके अलावा आपके जो दूसरे MP MNA हैं चाहे वो PTI से रिलेटेड हों वो भी चक्कर लगा रहे होते हैं। काम कौन करता है वहां पे? वहां पे काम वो जो है ना वो बस ये समझ लें कि फर्क हबीब जो था ना इस दफा या कुछ डेवलपमेंट में उसने कोई जद्दोजहद की थी, तो बकाया जो है जो भी MP MNA है ये शहर में लोगों को साथ मिलने के लिए अपनी वो कुछ दुकानदार कारोबारी लोग भी जो समझते हैं कि हमारा तल्लक है, तो शायद ये हम तल्लक की बिना पे इन पे हमारा मतलब जो इज्जत है, लेकिन इज्जत तो देखो जी अल्लाह की ज़ात देने वाली है। बिल्कुल, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। यासर अहमद रहमानी हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। यासर, मुझे ये बताइएगा कि अंजुमन की तरफ से आपकी जो है उसकी तरफ से कौन कौन से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि मजदूरों और दीगर लोगों की वेलफेयर के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजदूरों के लिए हमने जब हमारे नई यूनियन बनी, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ 2-4 महीने पहले, तो हमने अनाउंस किया था इलेक्शन से पहले कि हम मजदूर भाइयों के लिए डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाएंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सआदत बख्शी, हमने डिस्पेंसरी बनाई, जिससे अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मजदूर भाई हमारे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जिनको कोई रिसेंटली कोई मुश्किल आती है, कोई बीमार होता है, कोई ब्लड प्रेशर का या जो भी इशू होता है, तो वो डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं, उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं और उनकी मतलब चेक भी करते हैं, और उनको बहुत आसानी हुई है और उन लोगों की दुआओं से हमें बड़ा हौसला मिल रहा है। और दूसरा ये कि हमने एक उधर वाटर फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं इन्हीं मजदूर भाइयों के लिए, क्योंकि ये जब जाहिर है इंसान को पानी की ज़रूरत है, वो बाहर से आता था पानी, तो हमने हमारे जो सरकर्दा बंदे हैं जो मार्केट के, हमारे यूनियन के चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, सदर साहब हो गए, प्रेसिडेंट और भी दूसरे जो लोग हैं अहबाब हैं, इनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब वाटर प्लांट लग रहा है, जिससे इंशाल्लाह इनको वो भी मुश्किल दूर हो जाएगी। जो पानी बाहर से लाते थे, पीने का तो काबिल पानी है नहीं, तो वो इस वजह से हमने बहुत सी इस्लाहात की हैं और इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद भी जो भी ज़रूरत होगी हमारे गल्ला मंडी में मजदूर भाइयों को, इंशाअल्लाह ताला हम वो पूरी करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। महमूद हुसैन रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। रहमानी साहब, ये बताइएगा कि अब सीवरेज के लिए कोई आप वहाँ पे ताजरों की तरफ से करेंगे या ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपील की जाएगी, क्योंकि अब ये मसला ख़त्म तो नहीं होना जब तक ये सीवरेज लाइन जो है वो तब्दील नहीं होगी। क्या कहेंगे इस सवाल? नहीं, अभी हमारी लास्ट वीक वो मीटिंग हुई है उधर डायरेक्टर के साथ, मार्केट कमेटी उनके साथ में हुई है, तो उन्होंने मार्केट कमेटी वालों से वो तजावीज़ मांगी हैं, तो 1-2 दिन में हम इंशाल्लाह दोबारा फिर वो मीटिंग करेंगे। यहाँ से वो एडिशनल कमिश्नर जो थे वो तारक महमूद साहब वो गए हैं, उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि उन्होंने कहा कि आप स्कीमें बनाकर भेजें तो हम आपकी गल्ला मंडी की डेवलपमेंट के जो मामला हल करते हैं जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आदमी काम करने वाला है और करेगा इंशाल्लाह, हमें उस पर बहुत उम्मीद है। वो भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी मुझसे करवा लो, तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, हमारे शहर में रह के गए हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा ये काम करेंगे। अंजुमन अब तक कौन कौन से काम कर चुकी है और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या विजन रखती है? देखो अंजुमन, जो आपको बताया यासर साहब ने कि वहाँ पे हमने डिस्पेंसरी जो है शुरू की है, एरोप्लान लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से एक स्पेस लेकर, जगह लेकर वहाँ पर जो है क़यामगाह बना रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे लेबर के मजदूर जो हैं उनके रहने सहने के लिए भी इंतज़ाम होगा और खाने का भी होगा।
जो भी हम कर सकते हैं आने वाले अपने जो बाहर से हमारे पास बाहर आते हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि हमारी ये गल्ला मंडी जो है ये पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, इसमें बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए भी जो भी है सहूलियत इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारी अंजुमन जो है ना उसका सिर्फ मकसद जो है वो अपनी मंडी की फलाह बहबूद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। यहाँ पर व्यापार में अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है कोई भी, उसका आलम हमारी अंजुमन फौरी करती है। हमारी सारी तवज्जो जो है ना वो मंडी के मसाइल की तरफ, अपने ताजर भाइयों की तरफ है। हमारी जो है जो हमारी साहब का यूनियन थी उनकी तरह अपनी ज़ात के मसाइल की तरफ हमारा नहीं है हमारी तवज्जो। हमारी तवज्जो तो सिर्फ जो है हम इस मिशन पे आए हैं। 22 साल बाद लोगों ने हमें जो है वो 22 साल का एक बार जमात है वहाँ पर 20-22 साल से, उनको लोगों ने कोई इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होता था, वो खुद ही सेलेक्ट हो जाते थे। अब जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो फिर हमने अपना ग्रुप बनाकर जब इलेक्शन के लिए मैदान में निकले तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोगों ने हम पे एतमाद करते हुए हमें इसलिए यह कामयाब करवाया कि ये लोग हमारे मसाइल हल करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं राना अली जुनैद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी राना साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो पहले तो मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप एक अच्छा मौजू लेके आए हैं और ये हट के एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था, लेकिन उसमें मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरा बराह रास्त कोई मार्केट से तो ताल्लुक नहीं है, मैं एक सिटीजन की हैसियत से मैं कॉल कर रहा हूँ। जी जी। क्योंकि मेरा शहर में चक्कर लगता रहता है खरीदारी के हवाले से, तो मैं ये जो इनके बैठे हुए जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं और ये यासिर साहब बैठे हैं, तो मेरा इनसे एक क्वेश्चन है दो कि जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उधर पार्किंग के हवाले से, अक्सर वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होती है गुजरने के हवाले से, तो उसके लिए इन्होंने क्या सद्देबाब किया है। और दूसरा जो जखीरा अंदोजी का एक फैक्टर है जो कि रमजान शरीफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो उस हवाले से जितनी इनकी नई गवर्नमेंट्स आती हैं वो आके वो कहते हैं कि जी हम इस दफा इस चीज को बेहतर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं हो पाती। और थर्डली मेरा क्वेश्चन है जो चीजों की जो प्योरिफिकेशन है, चीजों की खालस होना है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। तो ये 2-3 मेरे क्वेश्चन है इनसे, इस हवाले से इन्होंने क्या सद्देबाब किया जो ये लोग इलेक्ट होके आए हैं। बिल्कुल ठीक कहा राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बल्कि आपका सबसे पहला हक बनता है कॉल करने का। उसकी वजह यह है कि आपकी पार्टिसिपेशन इस वजह से भी जरूरी है, आप लोग खरीदारी की घर से जाते हैं, एंड कंज्यूमर आप लोग होते हैं। तो क्या कहेंगे आप महमूद साहब, जो राणा साहब की तरफ से कॉल की गई थी उसमें पार्किंग के हवाले से भी पूछा गया, पार्किंग का मसला क्यों नहीं खत्म करवाते आप? डीसी साहब के साथ कोई मीटिंग करें इस हवाले से। डीसी साहब से मीटिंग हुई है जी, अब इंशाल्लाह अब ये मराहिल करीब है कि वहां पर जो पार्किंग का मसला है ना, पार्किंग के लिए जगह है, लेकिन वो गड्ढा मंडी के साइड पे है, वो गड्ढा खाना है, वहां पे लोग पार्किंग करते नहीं है, जाते नहीं है। और दूसरी साइड पे भी एक तकरीबन वो मखदूम रोड के पास वहां पर गड्ढा खाना है, जो पार्किंग का मसला गल्ला मंडी में तो खैर गाड़ियां आती हैं हमारी कारोबारी लोगों की, वो तो मस्जिद के साथ हमारी पार्किंग बनी हुई है, वहां पे सारी खड़ी हो जाती हैं। जो आने वाले लोग हैं, आप गाड़ी तो लेकर शहर में कहीं जगह पे नहीं जा सकते, आप गाड़ी पे तो सवार होकर मंडी में भी अगर गाड़ी पे कोई आदमी कहे कि दोस्त कहे कि मैं गाड़ी पे जाकर वहां पे खड़ी करूंगा, इतना कंजस्टेड मामला हो गए हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं हम, अगर कोई दोस्त बाहर हमारे आएंगे गाड़ी वाले भी, तो पार्किंग गल्ला मंडी के साथ है वो अब खाली करवा रहे हैं, इंशाल्लाह वहां पे गाड़ी खड़ी करने के लिए आसानी होगी। उसका गेट भी कोशिश करेंगे कि एक तो पहले गेट सड़क की तरफ है और कोई पार्किंग का गेट जो है वो कह के मार्केट कमेटी को गल्ला मंडी के जो अंदरून से है वहां पे से गेट हम लोग लगवाते हैं ताकि पार्किंग की आसानी हो। बाकी दूसरी बात यह है कोई जो जखीरा अंदोजी है, ये जखीरा अंदोजी सिर्फ गल्ला मंडी में बैठे कारोबार करने वाले लोग ही नहीं करते, अब तो ये सूरत हाल है कि जिस आदमी के पास पैसा है ना। अच्छा, जखीरा अंदोजी पे डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ महमूद साहब मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। जखीरा अंदोजी पे बात की जा रही थी, ब्रेक से पहले क्या कहेंगे आप? मैं ये बताऊंगा आपको, अभी ताजर तो हम लोग तो जो है ना ये ज्यादा बदनाम हो गए हैं कि जखीरा अंदोजी करते हैं,
गल्ला मंडी के आड़ती इतने ज़खीरा अंदोज़ी नहीं करते जितने जो है ना लोग दूसरे बिजनेस करने वाले लोग जो है ना वो भी हर जिन्स का देखते हैं कि कौन सी जिन्स निकली है नहीं, क्या रेट है। वो लोग भी अब जो है ना कपड़े के गोदामों में जाके देखिए आपने लोगों ने जिन्स की हुई है, अब ज़खीरा अंदोज़ी की हुई है। बल्कि 2 साल से ये ट्रेंड है कि मैं हमारा खुद राइस बिजनेस है, राइस फैक्ट्री है। 2 साल से ये देखने के जो जिम्मेदार है ना, बड़ा जिम्मेदार है या छोटा जिम्मेदार है, वो धान जो है ना मूंजी जो है वो ही अपने गोदाम उधर स्टॉक कर लेता है। अब ये नया ट्रेंड चला है। कोई या चने की फसल आई है तो बकर लिया में जितना है लोगों ने वो खुद उधर का वहां पर जिम्मेदार जो है वो है व्यापारी या उन्होंने स्टॉक कर लिया है। वो ही यहाँ पर अब नया ट्रेंड चल कर पड़ा है कि जो गांव में लोग रहते हैं ना, जो नई फसल निकलती है, आप गंदम है, आप जाके देखिए इतनी फ्लोर मिलों में ही नहीं है जितनी लोगों के घरों में वहां पे गंदम ज़खीरा की हुई है गाँव में लोगों ने अपने अपने। ये तमाम फसलें जो है ना, अब ये छोटी मोटी कोई भी फसल निकलती है ना, पहले अब ये सूरत हाल है कि जिम्मेदार पहले वो अपने खेत से उठाकर गल्ला मंडी भेज देता था। अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अब जिम्मेदार पहले उसको उठा के अपने घर पे ले जाता है या गोदाम बनाए हैं उधर रखते हैं, वहां पे रख के फिर वो रेट जब हाई होता है तो वो निकालते हैं। अब ये इसमें सारा महंगाई में जिम्मेदार का भी बड़ा कंट्रोल है और जो वहां पे बैठा है ना व्यापारी खरीद करता है जिम्मेदार से, उनका भी बहुत हाथ है सारा। हमारे गल्ला मंडी के ताजरों के बाद तो इतना नहीं हम कह सकते कि ये वही करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 70% जो है ना अब स्टॉक जो होता है फसल का, वो जिम्मेदार लोग जो हैं वो अपने गांव के लोग जो हैं वो लोग अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। उन्हें भी चाहिए कि ये मतलब अब असल ये पैसे की दौड़ है। हर आदमी जो है ना उसको पैसे से मोहब्बत हो गई या इंसानियत से मोहब्बत खत्म हो गई है, जिसकी वजह से ये तंगियां ज्यादा आ रही हैं। वरना फसल कम नहीं है, कोई चीज भी कम नहीं है। अल्लाह ताला जो अपना उसकी अपनी मसरूफ पैदा करता है, अल्लाह उसके हिसाब से हमें जिन्स देता है, लेकिन ये सब कुछ मसरूई हम पैदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिससे लोग ज़खीरा अंदोज़ी से थोड़ा सा जो है ना वो बाज आ जाएं। वो ऐसा तरीक़ाकार करें जिससे गवर्नमेंट को भी कुछ जो है ना, मैं समझता हूँ कि कोई सख्त आईनी हाथों से निपटना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, तभी ये मामला दुरुस्त होंगे। वरना गरीब जो है ना उसके लिए तो ज़िंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल हो गई है। मार्केट कमेटी की कारकर्दगी से मुतमिन है? मार्केट कमेटी की कारकर्दगी क्या है? मार्केट कमेटी की कारकर्दगी यही है, बस वो कमेटी फीस ले जाते हैं। रेट्स जो तय किए जाते हैं, रेट्स जो है वो मार्केट कमेटी तो तय नहीं करती। रेट्स तो रोजाना की बेस पे होते हैं, सब्ज मंडी में रोजाना की बेस पे होते हैं। यहाँ पर गल्ला मंडी में भी रेट जो है कभी किसी जिन्स का 2000 रुपये ऊपर मन चला गया, कभी 2000 नीचे आ गया, कभी तो अभी ये साल 2 साल से तो रेट अप ही हुए हैं, कम नहीं हुए। वरना तो ये भी होता था कि 50% 50% रेट भी कम हो जाते थे माल के। वो माल के जब रेट कम हो जाते हैं, होलसेलर तो कम कर लेता है, जो रिटेलर है ना वो कम नहीं करता। जब तक उसके पास पड़ा है ना वो कहता है कि मैं तो उसी भाव में जिस भाव में लेके आया हूँ वो जो है ना वो कहता है कि मैं तो उसी भाव में फरोख्त करूंगा। हमारा तो मंडी में कंपटीशन होता है, अगर रेट आज 2000 रुपया कम हो गया तो सुबह हमने उसको कम रेट में बेचना पड़ेगा हमें। तो जो रिटेलर है थोड़ा बेचने वाला है, 10-20 किलो वाला है, वो नहीं कम करता। असल जो है ना हमारे में, फिर मैं वही बात करूंगा, गवर्नमेंट जो जी चाहे करे, लेकिन हमें कोई अल्लाह ताला हमें हिदायत दे तो ये मामला दुरुस्त होगा। तजावजात सुना है बहुत ज्यादा है वहाँ पे। किधर? गल्ला मंडी में। गल्ला मंडी में तजावजात तो नहीं है कोई, गल्ला मंडी में कोई तजावजात नहीं है। गल्ला मंडी में वो कुछ छोटे दुकानदार हैं, अगर कोई अपना बाहर माल लगा लेते हैं वहां पर ऐसी कोई तजावजात, उससे कोई ट्रैफिक की रवानगी में, ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं है। ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं है। ट्रैफिक देखो जी गल्ला मंडी है, वहां पर डाला भी आना है, ट्रक भी आना है, रक्षा भी आना है, लोडिंग जो होनी है लोडिंग होनी है, तो फिर वो जो है ना उससे कभी हो जाता है। लेकिन वो कारोबारी अदारा है, इसी चीज़ का है कि वहाँ पर जो मामला जो है ना सारे वो इन्हीं पे लोडिंग होनी है। कि कभी बड़ी गाड़ी आ गई, कोई छोटी गाड़ी आ गई, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह उसमें हमारे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यासिर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट पे? कोई एडिशन करना चाहें, कोई सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहें या फिर इंतजामिया को देना चाहें? बस ये गवर्नमेंट को यही देना चाहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, अल्लाह ताला का खौफ उनके दिल में आए, कोई वो ऐसे इकदाम करे जिससे कोई हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब भाई हैं, उनको कोई रिलीफ मिल सके। क्योंकि जो हालात देख रहे हैं ना उनके लिए सर्वाइव करना इस महंगाई में बहुत मुश्किल है। तो बस यही है, दुआ ही है और
बिजली तमन्ना इतनी है। महंगी कर दी है कि आप यकीन जाने हम्म। बंद फैक्ट्री का 2 लाख रुपए बिल आता है। बंद फैक्ट्री का? खुदा की कसम, मैंने 1,79,000 रुपए इस दफा बंद का जमा करवाया, पिछले दफा 1,75,000 रुपए जमा करवाया। बंद फैक्ट्री का ये बिल आ रहा है। क्यों? इससे पहले जो था ना फैक्ट्री, जो हमारा अगर लोड को वहां पे जो हमने मंजूर शुदा लोड है हमारा, वो हमारा है 384 मतलब किलोवाट है। तो गवर्नमेंट ने जो ये नई आई है, इन्होंने वो जाना, पहले गवर्नमेंट जो थी ना, वो जितना आपका वो इस पे कोई टैक्स नहीं था, उसने खत्म कर दिया था। अब इन्होंने कहा कि आप इस्तेमाल करें या ना करें, जो आपका मंजूर शुदा लोड है ना, उस पर 500 रुपए जो है ना, वो 50% पे 500 रुपए का जो आपको अदा करना पड़ेगा। मतलब अब हमारा 142 पे 500 रुपए, 80,000 रुपए तो ये बन जाता है। बकाया टैक्सेस डाल देते हैं, अदर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, 1,79,000 रुपए बंद फैक्ट्री का टैक्स बिल जमा कराया। अच्छा, जब बिल रेट बढ़ता है यूनिट का, तो उसकी वजह से फिर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी असर आता होगा? बिल्कुल आता है, फिर महंगाई हो जाती होगी? बिल्कुल आता है। बड़ी मुश्किल हो गई है, लोग जो है ना वो बंद कर रहे हैं। अब वो मैं अगली बात बताऊं कि ये सूरत इस वक्त इतनी खौफनाक है कि कपड़े की मार्केटों में, जो हमारी गल्ला मंडी की मार्केटों में जो किराए की दुकानों में बैठे हुए हैं ना, वो लोग कारोबार छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। बिजनेस इतना खामोशी इख्तियार कर गया है, वो मजबूर हो गए हैं कि किराया नहीं पूरा होता। कभी ये सूरत हाल थी कि आदमी सोचता था कि ये दुकान खाली हो तो यार मैं ये ले लूं, अब वो दुकानें खाली हैं, बोर्ड लगा हुआ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं कराए। तो ये इसका बिजनेस हल क्या है आपकी नजर? हल इसका जो है, या मेरा खुदा करेगा, या जो हमारे सर पे बैठे हुए हैं लोग जिम्मेदार हुक्मरान, वो करेंगे। उन्हें चाहिए कि इस कौम के लिए, अवाम के लिए भी कोई आईनी तरमीम करें। मैं ये कहूंगा फिर ये अगर उनके दिल अच्छा, में ये जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा दालें वगैरह जो होती हैं, इन पे टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? टैक्सेस तो देखो ना, इंपोर्ट पे टैक्सेस कम होने चाहिए। इंपोर्ट पे चलो लगाते हैं, एक्सपोर्ट में लगाते हैं, कर ले चलो जाता है। इंपोर्ट पे टैक्सेस कम होने चाहिए ताकि लोगों को कम रेट में चीजें मिल। जब इंपोर्ट वही चीज होती है ना जो मुल्क में नहीं होती, अब आप उसमें टैक्स लगा देते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये मामला तो जो वो है वो बेहतर कंज्यूमर होने पे की पड़ता है। जरूरत होती है। जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे गुफ्तगू करके आज। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हनान बुखारी को दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।